हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज भारतीय संविधान की क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, आज का यह जो वीडियो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित दूसरा वीडियो होने वाला है। अर्थात पहले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है उस पर चर्चा किए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है उस पर चर्चा किए थे। डीपीएसपी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन उस पर भी चर्चा किए थे। मेरे साथियों, साथ ही साथ अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 39 तक में क्या क्या प्रावधान किया गया है, इन सभी प्रावधानों को भी पढ़े थे। आज इस वीडियो में अनुच्छेद 40 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, इन तमाम प्रावधानों को पढ़ेंगे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 40 से। मेरे साथियों, अनुच्छेद 40 में कहता है ग्राम पंचायत का गठन। और मेरे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह एकमात्र एक ऐसा अनुच्छेद है जहाँ से भर भर के प्रश्न पूछता है और सीधे पूछता है कि ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्व से यही पूछता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका अनुच्छेद है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 लिखिएगा। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन गठन और उसे सशक्तिकरण करना, सशक्तिकरण करना। कहने का क्या मतलब है? तो मेरे साथियों, इस अनुच्छेद के तहत दो बातें कहता है। पहला, ग्राम पंचायत का गठन। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होगा और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे कहते हैं मुखिया, उसे कहते हैं प्रधान, उसे कहते हैं सरपंच। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। मेरे साथियों, जो ग्राम प्रधान होता है वह गांव का मुखिया होता है और उसे सशक्तिकरण किया जाता है, अर्थात उसे इतना शक्ति दिया जाता है कि उसके गांव में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्या का वह निवारण कर सके। तो गांव का सबसे पावरफुल जो व्यक्ति होता है वह होता है गांव का प्रधान। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। नेक्स्ट अनुच्छेद है मेरे साथियों अनुच्छेद 41। और अनुच्छेद 41, 42 और 43 मेरे साथियों एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं आइए देखते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 41 में कहता है, 5 बातें कहता है। पहला, काम का अधिकार। दूसरा, बेरोजगारी। तीसरा, बीमारी। चौथा, वृद्धावस्था या बुढ़ापा। पांचवा इसमें शब्द है दिव्यांगता या विकलांगता में सहायता प्रदान करना। और ये सहायता कौन प्रदान करेगा? राज्य सरकार प्रदान करेगी, आपकी सरकार प्रदान करेगी। ठीक है। और 42 में कहता है मजदूरों के लिए काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं तैयार करना, साथ ही साथ महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना। प्रसूति मतलब होता है प्रेगनेंसी। तो सरकार को हिदायत देता है यह अनुच्छेद कि महिलाओं की प्रेगनेंसी में ध्यान आपको रखना है। सरकार ध्यान रखेगी किनका? जो महिला प्रेगनेंसी में है। और 43 में मेरे साथियों कहता है कि मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना। कैसे लिंक है वह देखिए। पहले अनुच्छेद अर्थात 41 में क्या कहता है? काम का अधिकार। 42 में क्या कहता है? मानवीय दशा तैयार करना। मतलब 41 में काम देगा, दूसरा मानवीय दशा तैयार करेगा। जहाँ पे काम देगा, फिर जहाँ पे
आप काम कर रहे हैं वह काम करने लायक है कि नहीं है वह भी ध्यान रखेगा। और जब आपसे काम करवा लेगा तो 43 अनुच्छेद के तहत कम से कम आपको इतना सरकार वेतन देगा कि आप अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो आइए इन तीनों अनुच्छेदों को लिख लेते हैं। अनुच्छेद 41, इसमें 5 शब्द है। 5 शब्द को यदि आप ध्यान में रख देंगे तो अनुच्छेद 41 लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा। 5 शब्द देखिएगा। पहला, काम का अधिकार, काम का अधिकार, काम का अधिकार। दूसरा इसमें शब्द है बेरोजगारी, बेरोजगारी। तीसरा शब्द है बीमारी, बीमारी। चौथा शब्द है बुढ़ापा, बुढ़ापा या वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। और मेरे साथियों, पांचवा जो शब्द है वह है विकलांगता, विकलांगता या इसी को अब बोलते हैं दिव्यांगता, दिव्यांग, दिव्यांग, दिव्यांगता। ठीक है। तो मेरे साथियों यह 5 शब्द है और 5 शब्द जो है इसमें सहायता प्रदान करना। कौन सहायता प्रदान करेगा? तो यह करेगा राज्य सरकार। यह कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। और नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा हमारा? वह है आपका अनुच्छेद 42। और 42 में क्या प्रावधान है ये लिख लेते हैं। इसमें है मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए, के लिए काम की न्यायसंगत, काम की न्यायसंगत, न्यायसंगत और मानवीय, मानवीय दशाएं, मानवीय दशाएं के साथ साथ, के साथ साथ, के साथ साथ महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना, प्रसूति सहायता की, सहायता की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। यह किस अनुच्छेद में कहता है? अनुच्छेद 42 में। आइए एक बार इसको समझ लीजिए। कहता क्या है? मजदूरों के लिए काम की न्याय संगत, मतलब मजदूरों के लिए काम की क्या बोल रहा है? न्याय संगत, मतलब जहाँ पे काम करवाया जाएगा तो वह न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम आपसे नहीं करवाया जाएगा। मतलब यह है कि आप 90 साल की हैं और कह दिया जाए कि चलो बेटा 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़िए, तो वह 90 साल का बुजुर्ग खूब दौड़ा ना, तो वैसा नहीं करवाएंगे। ठीक है। मानवीय दशाएं के साथ साथ, मानवीय दशाएं मतलब जो आपके लिए उचित वातावरण हो, वैसी दशा के साथ साथ महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, मतलब प्रेगनेंसी में सहायता की व्यवस्था करना। यह राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि जब महिला प्रेगनेंसी है यानी गर्भवती है तो उस समय उस महिला का ख्याल रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को है। और राज्य सरकार ख्याल भी रखती है। कैसे ख्याल रखती है? जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी बुआ है, कोई रिलेटिव में जो महिला है वह सरकारी नौकरी कर रही हैं। ठीक है, तो यदि
कोई भी व्यक्ति आपके घर में जो महिला है नौकरी कर रही हैं, यदि वह प्रेगनेंसी हो जाती हैं, गर्भवती हो जाती हैं, ठीक है, तो उन्हें 6 माह का छुट्टी मिल सकता है, ठीक है। और 6 माह का जो छुट्टी मिलेगा मेरे साथियों, उसमें वेतन 1 रुपया भी नहीं काटा जाता है। और ऐसा ही प्रावधान अब प्राइवेट सेक्टर में भी किया जा रहा है कि यदि प्राइवेट सेक्टर में कोई महिला कार्य कर रही है और प्रेगनेंसी के दौरान उसका पैसा काटा नहीं जाएगा। यह प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा ऐसा किया जा रहा है। तो कितना अच्छा प्रावधान है, देखिए यह प्रसूति सहायता की व्यवस्था करती है सरकार। अब चलते हैं अनुच्छेद 43 की तरफ। 43 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 43A है, 43B है, इसमें 3 अनुच्छेद है। पहले है 43, आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो मेरे साथियों इसमें कहता है मजदूरों को जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना। आइए लिख लेते हैं इसको, लिखिएगा। मजदूरों को जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना किस अनुच्छेद में यह है? तो अनुच्छेद 43 में है। तथा इसमें एक और लाइन है, तथा कुटीर उद्योग का विकास करना, तथा कुटीर उद्योग का विकास करना। मेरे साथियों इसका कहने का मतलब क्या है? तो इसमें 2 बातें कहता है अनुच्छेद 43 में। पहला कहता है मजदूरों को जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना। मैं बोला हूँ ना मेरे साथियों, अनुच्छेद 41, 42, 43 दोनों लिंक है, तीनों ये अनुच्छेद लिंक है, ठीक है। एक में काम देगा, दूसरा में न्याय संगत व्यवस्था करेगा, और तीसरा में जीवन निर्वाह मजदूरी की भी व्यवस्था करेगा। तथा इसमें एक और लाइन है, कुटीर उद्योग का विकास करेगा। अर्थात आप जहाँ पे रहते होंगे वहाँ के कुछ ऐसे वस्तु बनाया जाता होगा जहाँ और कहीं नहीं बनाया जाता होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे बिहार में मधुबनी है, तो मधुबनी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बनारस का साड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, बनारसी साड़ी जिसके कहते हैं, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। सिल्क का आता है, बहुत ही फेमस है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उद्योग होते हैं जहाँ एक खास स्थान पे ही प्रसिद्धि मिलती है। तो वैसे उद्योग को विकास करना किस अनुच्छेद के तहत कहता है? अनुच्छेद 43 के तहत कहता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 43 ए। और मेरे साथियों यह मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, यह ध्यान में रखिएगा। और इसमें है क्या? तो इसमें है उद्योग के प्रबंधन में, अभी लिख लीजिएगा, समझा दे रहा हूँ इसको भी। उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। इस लाइन का मतलब क्या है? तो मेरे साथियों कहता है उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भी भागीदार बनाना। अर्थात जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहाँ पे भी मजदूरों को उस कारखाने में कुछ इज्जत मिल सके, इसलिए वहाँ पे भी मजदूरों को यूनियन लीडर के तौर पे चुना जाता है। उद्योग में इनको भागीदार बनाया जाता है। एक फिल्म आई थी लाडला, अनिल कपूर का, उसमें देखेंगे यूनियन लीडर का रोल जो निभाता है वह है अनिल कपूर जी, ठीक है, जो हीरो होता है वह निभाता है। और एक यूनियन लीडर
यदि कह दे कि पूरे मजदूर से कि कोई आज मजदूर कार्य नहीं करेगा तो कोई भी मजदूर कार्य नहीं करेगा। इससे एक फ़ायदा यह होता है कि जो उद्योग का मालिक होता है, जो कारखाने का मालिक होता है, वह थोड़ा इन मजदूरों से थोड़ा सा डर कर रहता है, इनकी बातें मानता है, इनकी बातें सुनता है। इसलिए यह भी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना, और बनाया भी जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 43B। और यह भी मेरे साथियों मूल संविधान में नहीं था, इसे भी बाद में जोड़ा गया, और इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें है क्या, तो इसमें कहता है सहकारी संस्था की उन्नति करना। सहकारी संस्था की उन्नति करना। सहकारी संस्था की उन्नति करना, यह किस अनुच्छेद में कहता है? अनुच्छेद 43B में। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। मेरे साथियों, सहकारी संस्था क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। सहकारी संस्था मेरे साथियों आप भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो मान लीजिए एक आप हो गए और 4 आपके फ्रेंड हो गए, और आप लोग चाहते हैं कि जो शहर में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो गरीब हैं, इनके लिए मैं कापी, पेन, पुस्तक को उपलब्ध करा दूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप और आपके मित्र मिलेंगे और घर घर जाके कहेंगे कि भैया यह बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस समय। तो वो कहेगा भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ। तो कहेंगे कि यह बताइए आपका इंटर का, हाई स्कूल का, बीए का बुक होगा ना भैया जो आप पढ़े होंगे? तो कहें हाँ यार मैं तो रखा हूँ, अलमारी में होगा। तो आप कहेंगे कि भैया गरीब बच्चों को आप अलमारी में रख के क्या करेंगे, हमको दे दीजिए और मैं क्या करूँगा कि गरीब बच्चों को दे दूँगा, गरीब बच्चे भी पढ़ लेंगे फ्री का। तो वह बंदा आपको दे देता है कि कहता है कि हाँ यार ये तो अच्छी बातें हैं। और ऐसे ही आप प्रत्येक व्यक्ति के घर घर जाके ऐसे आप कार्य कर रहे हैं और गरीब बच्चों के लिए किताब उपलब्ध करवा रहे हैं, पेन उपलब्ध करवा रहे हैं, कापी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ऐसी एक आप संस्था का निर्माण कर चुके हैं, और ऐसी संस्था को हम सहकारी संस्था कहते हैं। और यह किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किताब कापी से ही संबंधित हो सकता है। हो सकता है कि बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जो बेचारे घर से उनके बच्चे निकाल देते हैं, तो उनके लिए भी एक सहकारी संस्था की स्थापना करके उनकी भी मदद कर सकते हैं। कई प्रकार से आप मदद कर सकते हैं 5-6 दोस्त मिलकर। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवा के आप भी सहकारी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट अनुच्छेद पे, और नेक्स्ट अनुच्छेद है 44, और यह है समान नागरिक संहिता का प्रावधान, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे साथियों यह केवल भारत के 2 ही राज्यों में लागू है, पहला गोवा और हाल में उत्तराखंड लागू किया है। यह क्या है जो बार बार चर्चा का विषय बना रहता है? अनुच्छेद 44। एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आइए पहले कुछ इसके पॉइंट को लिख लेते हैं। अनुच्छेद 44 के लिखिएगा। अनुच्छेद 44 इसमें है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। मेरे साथियों इस लेटर को समझिए। समान का मतलब होता है सबके लिए इक्वल।
नागरिक का मतलब भारत के नागरिक की बस बात की जा रही है, इसमें विदेशियों की बात नहीं किया जा रहा है। संहिता का मतलब होता है कानून, ठीक है। वह कानून जो सभी नागरिकों के लिए समान हो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। वह कानून जो सभी नागरिकों के लिए समान हो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या ये बताइए कि क्या भारत के प्रत्येक कानून प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए समान है? तो आपके जवाब क्या आएगा? ना। और मेरा भी जवाब क्या आ रहा है? ना। क्यों ना है, सुनिएगा मेरे साथियों। कुछ तो ऐसे कानून हैं जो सबके लिए समान है, जैसे कि मान लीजिए मैं हत्या कर दिया और मैं हिंदू हूँ, तो मुझे भी वही सज़ा मिलेगी जो एक मुस्लिम व्यक्ति यदि हत्या करता है उसे मिलता है, वही सज़ा मुझे भी मिलेगा। यदि ईसाई व्यक्ति कोई हत्या कर देता है उसको जो सज़ा मिलेगा वह भी मुझे मिलेगा। यदि कोई भी धर्म का ये व्यक्ति हो, यदि हत्या कर देता है, अपहरण कर देता है, रेप कर देता है, एक्सीडेंट कर देता है, तो उसे वही सज़ा मिलेगा जो सबको समान मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो समान नहीं है, यह धर्म के अकॉर्डिंग है, धर्म के अनुसार है मेरे साथियों। वह कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से कानून हैं? तो पहला विषय विवाह का विषय। विवाह एक ऐसा विषय है मेरे साथियों जो प्रत्येक धर्म के लिए अलग अलग है। हमारा हिंदू धर्म में जो शादी होता है वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। मुस्लिम में जो शादी होता है वह शरीयत के हिसाब से होता है, ठीक है। तो प्रत्येक धर्म का जो विवाह है वह अलग अलग नियमों के अनुसार होता है। उसी प्रकार विवाह विच्छेद अर्थात तलाक की बात करता है। यदि हमारी हमारी जो वाइफ है और उनसे मेरा बन नहीं पा रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप मुझसे तलाक ले लीजिए। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म में जो तलाक का प्रावधान है वह अलग है, मुस्लिम धर्म में जो तलाक का प्रावधान है अलग है, ईसाई धर्म में जो तलाक का प्रावधान है अलग है, ठीक है, जैनियों में अलग है, सब धर्म में अलग अलग है। उत्तराधिकार का भी प्रावधान सब धर्म में अलग अलग है। गोद लेने का जो प्रावधान है सब धर्म में अलग अलग है। तो कुछ मेरे साथियों ऐसे विषय हैं कानून के जो सभी धर्मों के लिए अलग अलग है। आइए उन विषय को लिख लेते हैं। पहला, यदि उदाहरण की बात करें तो विवाह। विवाह सभी धर्मों के लिए क्या है? अलग अलग है। विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद, यह भी सभी धर्मों के लिए मेरे साथियों अलग अलग है। तलाक लिख लीजिएगा, तलाक, यह भी अलग अलग ही सभी धर्मों के लिए अलग अलग है। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, यह भी सभी धर्मों के लिए अलग अलग है। गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा, यह भी मेरे साथियों सभी धर्मों के लिए अलग अलग है। और सबसे खास बात मेरे साथियों, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, कि यह सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, यह पूछता है। सर्वप्रथम लागू राज्य, यह कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 44 किस राज्य में लागू हुआ है। और वर्तमान राज्य में यदि हम पूछें, वर्तमान राज्य लागू किया है वह कौन है, तो पहला जो सर्वप्रथम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया था मेरे साथियों वह है गोवा। गोवा में सर्वाधिक ईसाई लोग रहते हैं। एक कास्ट के लोग यदि किसी राज्य में रहेंगे तो उस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। लेकिन एक राज्य में जब अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे तो उस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना एक चुनौती का कार्य है, बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है। वर्तमान समय में मेरे साथियों उत्तराखंड है। तो दो राज्यों में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे साथियों, मुस्लिम धर्म में जो तलाक होता है यह मुख्यतः 3 प्रकार से तलाक होता है। अर्थात मुस्लिम धर्म में तलाक के 3 प्रकार होते हैं। पहला तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बिद्दत। मेरे साथियों, बीजेपी सरकार ने तलाक़े बिद्दत को समाप्त कर दिया है,
लेकिन अभी भी शरीयत के हिसाब से 2 तलाक अभी भी लागू है। पहला है तलाक़े हसन और तलाक़े अहसन, अर्थात मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस 2 तरीके से अपने बीवी को तलाक दे सकते हैं। ठीक है। यदि मुस्लिम धर्म के तलाक को समझना है तो आप जाके अभी हाल ही में एक फिल्म आई है, फिल्म देखिएगा हक। मेरे साथियों, यदि हक आप देखेंगे तो मुस्लिम धर्म में जो 3 तलाक कैसे होता है, क्या प्रावधान होता है, इन सभी प्रावधानों का जिक्र एक फिल्म में किया गया है जिसका नाम है हक। तो जाके इसको जरूर देख लीजिएगा यदि मुस्लिम धर्म के तलाक को समझना है तो। अब चलते हैं अनुच्छेद 45 की तरफ। मेरे साथियों, अनुच्छेद 45 में कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देख रेख करना, साथ ही साथ उनके शिक्षा का प्रबंध भी करना। यह किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो लिख लीजिएगा इस लेटर को और फिर इसको समझाता भी हूँ। यहाँ से प्रश्न पूछता है। अनुच्छेद 45 लिखिएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अवस्था में देख रेख करना, साथ ही साथ उनका शिक्षा का प्रबंधन भी करना। यह किस अनुच्छेद में है मेरे साथियों? यह है अनुच्छेद 45 में कि 6 वर्ष से कम आयु की बाल्यावस्था में देख रेख करना, साथ ही साथ उनके शिक्षा का प्रबंधन करने का भी अधिकार है। और इसी अनुच्छेद के तहत मेरे साथियों आंगनवाड़ी की स्थापना किया गया था। छोटे बच्चों को देख रेख करने के लिए आंगनवाड़ी की भी स्थापना किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे, लेकिन पहले इसको मिटा देते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 46 का लेटर है SC, ST तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। पहले इसके लेटर को लिख लेते हैं, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए लिखिएगा। अनुच्छेद 46 SC, ST अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। मेरे साथियों, यह अनुच्छेद 46 का लेटर है SC, ST तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा, यह पॉइंट समझिएगा, एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। मतलब SC, ST और दुर्बल जो भी वर्ग हैं उनको शिक्षा में मदद करना और आर्थिक में मदद करना। शिक्षा में कैसे मदद किया जाएगा? एक तो स्कॉलरशिप दे के मदद किया जा सकता है, दिया भी जाता है। SC, ST के जो भी बच्चे पढ़ते होंगे, चाहे वो BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, ठीक है, वो BEd कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, GRF नेट GRF कर रहे हैं, उन
तमाम बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो एक तो सरकार स्कॉलरशिप दे के मदद करती है, दूसरा एससी एसटी के जो बच्चे होते हैं उन्हें, जैसे आप बीए कर रहे हैं तो जीरो बैलेंस पे आप बीए कर सकते हैं, एमए कर रहे हैं तो इन एससी एसटी के बच्चों के लिए जीरो बैलेंस पे एमए भी कर सकते हैं, जीरो बैलेंस पे बीएड भी कर सकते हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में बीएड के लिए 50,000 एक साल में 1 लाख रुपया लगता है, वहाँ पे एससी एसटी तथा दुर्बल वर्गों के लिए जीरो बैलेंस का व्यवस्था किया गया है। आप पढ़ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 46 के तहत। तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया है, फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था करता है सरकार। अब आर्थिक हितों की कैसे मदद करता है, पैसे से कैसे मदद करता है? तो मेरे साथियों, इसका यदि उदाहरण देखें तो सरकारी रिजल्ट देखते होंगे। क्या देखते होंगे? सरकारी रिजल्ट। तो सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है। यहाँ पे होता है कि जितने भी नौकरी निकलती हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी नौकरी निकली है, रेलवे में कौन सी है, वीडियो का आया है कि लेखपाल का नहीं आया है कि नहीं आया है, किसका जो भी फॉर्म आता है यहाँ पे दिखता है। कोई भी फॉर्म आए, मान लीजिए यूपीएससी का फॉर्म आता है, यूपीएससी में मेरे साथियों जनरल ओबीसी के लिए यदि 100 रुपीज़ है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वही एससी और एसटी के लिए वहाँ पे 0 रुपया होगा। तो आर्थिक हितों से भी सरकार मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो मेरे साथियों, यह जो अनुच्छेद है यह गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। कई बार पूछा गया है। लास्ट में मैं विचारधारा के आधार पर डीपीएसपी का वर्गीकरण मैं लिखवा दूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो मेरे साथियों, यह कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए हैं कि अनुच्छेद 46 में क्या प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ, और नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 47। 47 में क्या है? तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 47 में कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। जैसे क्या किया गया है? तो इसमें कहता है नागरिकों को पोषक आहार देना। राज्य जो है, राज्य सरकार जो है वो नागरिकों को पोषक आहार देगी, साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगी। मतलब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, उनको कोई नुकसान ना हो, वह भी प्रयास करेगी। तथा शराब जो होता है, शराब एवं अन्य मादक पदार्थ के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाएगी। मेरे साथियों, अनुच्छेद 47 के तहत ही मादक पदार्थ को आप रोक लगा सकते हैं। जैसे दिल्ली में कई बार आपका शराब बंद हुआ है, बिहार में तो पूरा बंद हो गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। आइए लिख लेते हैं अनुच्छेद 47। लिखिएगा, नागरिकों को पोषक आहार देना, आहार देना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना तथा शराब एवं अन्य मादक पदार्थ के विक्री पर रोक लगाना।
रोक लगाना। आइए इसे दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कई बातें कहता है। पहला कहता है नागरिकों को पोषक आहार देना। दूसरा सेंटेंस कहता है इसमें लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना। और तीसरा सेंटेंस कह रहा है शराब एवं अन्य मादक पदार्थ के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाना। अर्थात शराब तो ठीक है, अन्य मादक पदार्थ का क्या मतलब है? तो अन्य मादक पदार्थ में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अफीम, हीरोइन, चरस, गांजा, यह तमाम जो मादक पदार्थ हैं, इन तमाम मादक पदार्थ पर रोक लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 47 के तहत। ठीक है, इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके बिहार में मेरे साथियों शराबबंदी किया गया था। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 47 के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। नेक्स्ट अनुच्छेद है 48 और 48 में कहता है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना तथा गाय एवं दुधारू नस्ल के जितने भी पशु हैं उनकी हत्या पर रोक लगाना। अर्थात मेरे साथियों इसी अनुच्छेद के तहत बूचड़खाना बंद करवाया गया था। तो आइए लिख लेते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 लिखिएगा। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना। पशुओं की हत्या पर रोक लगाना। ठीक है, तो कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना। मेरे साथियों अनुच्छेद 48 के तहत ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बूचड़खाना बंद करवाया था, क्योंकि बूचड़खाने में गाय भी कटती थी और इलीगल तरीके से कटती थी। इसलिए जब पहली बार योगी जी की सरकार बनी थी तो उस समय बूचड़खाना को अनुच्छेद 48 के तहत बंद करवा दिया गया था। याद करने का सबसे आसान तरीका है अनुच्छेद 48 को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ और नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 48A। मेरे साथियों यह बाद में जोड़ा गया, यह मूल संविधान में नहीं था और इसे जोड़ा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। मेरे साथियों इसमें है क्या? तो इसमें है पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। तो दो जगह मिलेगा पर्यावरण का संरक्षण। ऐसे वास्तव में देखें तो तीन जगह मिलता है, एक मूल कर्तव्य में मिलता है, मूल अधिकार में भी मिलता है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो वहाँ पर्यावरण का संरक्षण लिखा होगा और अनुच्छेद 48A पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, यह अनुच्छेद 48A का लेटर है। मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो 7वां मूल कर्तव्य है पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रत्येक नागरिक का जिम्मेदारी बनता है। तो तीन जगह पर्यावरण का संरक्षण है और पर्यावरण हमारे लिए महत्व भी रखता है, होना भी चाहिए हमारे लिए सही। तो लिखिएगा पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है,
अब चलते हैं अनुच्छेद 49 की तरफ। 49 में क्या है मेरे साथियों? तो अनुच्छेद 49 मेरे साथियों कहता है राष्ट्र महत्व के सभी स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण करना। जितने भी राष्ट्र महत्व के स्मारक हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, उनका संरक्षण करने का जो जिम्मेदारी है वह राज्य सरकार को है। ठीक है मेरे साथियों, राष्ट्रीय महत्व की स्मारक का मतलब क्या है? जैसे कि इंडिया गेट, जैसे कि आपका लाल किला, यह राष्ट्रीय स्मारक है और इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 49 के तहत दिया गया है। तो आइए लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण करना। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में है। राष्ट्र महत्व के सभी स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण करना। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 50 और सिंपल ही है, इसमें एकदम एक लाइन का अनुच्छेद है। कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण करना। आइए लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल अनुच्छेद है, 2 लेटर का है ओनली। अनुच्छेद 50 लिखिएगा, छोटा सा अनुच्छेद है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। मेरे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51 का लेटर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो आइए लिख लेते हैं, अनुच्छेद 51 भी लिखिएगा, ये लास्ट है अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो मेरे साथियों, डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जितने भी 16 अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सभी प्रावधानों को पढ़ चुके हैं। इसमें एक छोटा सा और पॉइंट बाकी है, उसको आइए पढ़ लेते हैं, तो यह पूरा राज्य की नीति निर्देशक समाप्त हो जाएगा। विचारधारा के आधार पर यह हेडिंग है हमारा, आधार पर डीपीएसपी का वर्गीकरण। मेरे साथियों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यह किसका विचारधारा है। ठीक है, समाजवादी विचारधारा है कि गांधीवादी विचारधारा है या उदारवादी विचारधारा है या आधुनिक पश्चिमी विचारधारा है या बौद्धिक विचारधारा है। अनुच्छेद जैसे 40 पूछ लेगा और पूछ लेगा कि अनुच्छेद 40 कैसा विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है, आधुनिक पश्चिमीवादी विचारधारा है। तो यदि आप विचारधारा को नहीं पढ़े रहेंगे और पूरे डीपीएसपी पढ़े रहेंगे, तब भी आपका प्रश्न गलत हो सकता है।
मेरे साथियों छोटा से छोटा पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूँ इसमें। तो आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं तो डीपीएसपी से कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मेरे साथियों विचारधारा के आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला समाजवादी विचारधारा, समाजवादी। दूसरा है गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। और तीसरा विचारधारा है मेरे साथियों उदारवादी, उदारवादी, या इसी को हम बोलते हैं बौद्धिकवादी, बौद्धिकवादी, या इसी को बोलते हैं मेरे साथियों आधुनिक पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी विचारधारा। ठीक है, तो डीपीएसपी को 3 विचारधारा के आधार पर बांटा गया है। मेरे साथियों अनुच्छेद 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी का जो संबंध है वह समाजवादी से है। इसी तरह 43 क्लॉज 43 ए, 43 बी का संबंध मेरे साथियों समाजवादी से है। ठीक है, जहां से प्रश्न बनता है वही अनुच्छेद आपको लिखवा दे रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा में सबसे ज़्यादा पूछा गया है अनुच्छेद 40 कि अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में कौन सा विचारधारा का है, तो गांधीवादी का है। इसके बाद 46 से भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जो 47 अनुच्छेद है यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। 48 जो है यहाँ से भी पूछा गया है, और ये सभी गांधीवादी विचारधारा के आधार पे है। 48 ए जो है मेरे साथियों यह भी गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। उदारवादी बौद्धिक या आधुनिक पश्चिमी विचारधारा के आधार पर 3 अनुच्छेद हैं। एक है अनुच्छेद 49, दूसरा है 50 और तीसरा है अनुच्छेद 51। तो मेरे साथियों कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो विचारधारा के आधार पे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेरे साथियों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं मेरे साथियों, यार रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।